पूछे गए हैं या आपको कई एग्जाम में आगे भी मिल सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ उनको आज अपन सॉल्व करेंगे जो अपने रेफरेंस के लिए और आपकी जो थ्योरी को और भी अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी मतलब यूजफुल ये रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एक करके इसका क्वेश्चन यहाँ पे लेता जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ये है द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रोड्यूसेस डैश मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्टेटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका बनाता है, प्रोड्यूस किया था करता है। ये अपने प्रूफ किया था अपना जब अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट की थी। तो 3 फेज जैसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को दी जाती है तो इससे जो बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो रोटेटिंग नेचर का होता है। ये अपन यहाँ पे पढ़ा था अपन। ठीक है, तो स्टेटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पोल इंडक्शन मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछिए मेरे से, तो फ्रीक्वेंसी होती 4 पोल इंडक्शन मोटर दे रखी है। 4 पोल इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस स्पीड दे रखी है 1500 है आरपीएम। सिंक्रोनस स्पीड ये दी हुई है 1500 आरपीएम। सप्लाई फ्रीक्वेंसी पूछी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखें अपॉन 120। ठीक है, तो पोल आपको कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 4 पोल हैं, स्पीड आपको 1500 डिवाइड बाई 120 कितना आ जाएगा, ये 50 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आएगी, ये आंसर आपका राइट आंसर होगा। Pn बाई 120 से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, 50 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले। बाउंड रोटर मोटर्स आर लेस एक्सटेंसिवली यूज्ड देन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बिकॉज। क्वेश्चन है कि बाउंड रोटर मोटर आर लेस एक्सटेंसिवली, बाउंड रोटर मोटर आर लेस एक्सटेंसिवली यूज्ड, आर लेस extensively used than squirrel cage induction motor, then squirrel cage induction motor, squirrel cage motor because तो बाउंड रोटर मोटर है वो लेस एक्सटेंसिवली यूज की जाती है देन स्क्वायरल केज मोटर, बिकॉज किसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कॉस्टली होती है क्योंकि इसके अंदर स्लिप रिंग्स असेंबली काम में लेनी पड़ती है। ठीक है, मुझे एक्शन रोटर रेजिस्टेंस इसमें लगाना पड़ता है, तो ये कॉस्टली होती है। मेन इसका रीज़न क्या है, कॉस्टली होने के कारण मैं इसको कम काम में लेता हूँ बिकॉज ठीक है, दे आर कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड ग्रेटर। इनका जो मेंटेनेंस होता है दोस्तों वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सी आंसर आपका जो राइट आंसर होगा, दे आर कॉस्टली एंड रिक्वायर ग्रेटर मेंटेनेंस। ठीक है, बाउंड रोटर टाइप की जो मोटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं लूँ, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज रोटर रिएक्टेंस पर फेज क्या होगा, बराबर होगा क्या होगा, तो बताइए दोस्तों। जो मैंने जैसे क्वेश्चन है हमारा, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम, starting torque of induction motor is maximum when rotor resistance, तो when rotor resistance पर फेज वो इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किसके, रोटर रिएक्टेंस पर फेज के, रोटर रिएक्टेंस पर फेज बताया था कि जब ये दोनों टॉर्क बराबर कर रहा है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाए,
मैक्सिमम टॉर्क के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्लिप एट स्टार्टिंग जो होगी वो भी किसके बराबर होगी, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क के, और स्टार्टिंग स्लिप क्या होगी, 1। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब NR 0 है उस समय स्लिप क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये जब SM 1 हो जाएगा आपका, और SM का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था R2 डैश अपॉन X2 डैश, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 1 के बराबर हो गया। तो R2 डैश इज इक्वल्स टू X2 डैश होगा जब रोटर रेजिस्टेंस बराबर होगा रोटर रिएक्टेंस पर फेज के, तो उस समय जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो इक्वल्स टू, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा, व्हेन इक्वल्स टू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इफ द सप्लाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज 2 टाइम्स देन टॉर्क इज, इफ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, supply voltage of 3 phase induction motor is increased 2 times, is increased 2 times, then torque is, voltage of torque a पर क्या 3 phase प्रभाव induction पड़ेगा? motor is increased 2 times than the torquage। बताइए क्या होगा, टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के। मैं टॉर्क की डिफरेंट इक्वेशंस अपने स्टडी की थी, तो वहाँ हमने देखा था कि जो टॉर्क था वो वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि आप सप्लाई वोल्टेज को 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो जो टॉर्क है वो आपका 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। 2b का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 4b स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है, तो जो टॉर्क है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को यदि 2 टाइम्स बढ़ा रहा है तो जो टॉर्क है वो इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज्ड 4 टाइम्स आपका बढ़ जाएगा, स्क्वायर टाइम ये होता है। नेक्स्ट, फॉर हायर एफिशिएंसी ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्लिप शुड बी, For higher efficiency of 3 phase induction motor, for higher efficiency of 3 phase induction motor, 3 phase induction motor, the slip should be, तो स्लिप क्या होनी चाहिए, यानी स्लिप में क्या चेंज होना चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी के केस की यदि अपन बात करें तो दोस्तों ध्यान रखो, जो एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी दी जाती है वो होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। ठीक है, इनपुट जो रोटर इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आउटपुट पावर तो होती है 1 माइनस एस पी जी डिवाइड बाय पी जी। तो पी जी से पी जी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगी, 1 माइनस एस। तो जो एफिशिएंसी है उसको मैं 1 माइनस एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंडक्शन मोटर की। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यदि स्लिप की वैल्यू कम से कम होगी तो एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी। 1 में से माइनस हो रही है ना स्लिप, तो स्लिप जितनी कम होगी उतनी एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो फॉर हायर एफिशिएंसी द स्लिप शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। सी तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। जितनी स्लिप आपकी कम मिलेगी एफिशिएंसी उतनी आपको हायर प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं आगे। ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 2% स्लिप इफ द इनपुट टू द रोटर इज 1000 वाट then the mechanical power developed by the motor is। तो यहाँ सबसे जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 2% स्लिप, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 2% स्लिप, is running at 2% slip. If the input to rotor is 1000 watt, if the input to rotor is 1000 watt, then mechanical power developed by motor, then mechanical power
developed by the motor, by the motor. पहले मुझे स्लिप दे रखी है, कितनी है 0.02 मुझे स्लिप दे रखी है, और मुझे रोटर इनपुट पावर दे रखी है पीजी, मींस पीजी मुझे दे रखी है 1000 वाट। तो मेरे से पूछा है कि डेवलप्ड पावर मोटर कितनी है। तो अभी अभी मैंने बताया था जो डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस एस पी। तो यहाँ यदि मैं इसकी वैल्यू रखूँ 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो बनेगा 0.98, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से तो ये मिलेगा 980 वाट। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो राइट आंसर आएगा बी आंसर आपका राइट आंसर। जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगी वो होगी 980 वाट। ठीक है, पी नॉट जो होता है 1 माइनस एस इंटू पी। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट, अगला क्वेश्चन है द अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर रनिंग एट 1350 rpm. The approximate efficiency of 3 phase 50 hertz 4 pole induction motor running at 1350 rpm यानी अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी निकालनी है 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर की जो कि 1350 rpm पर रन कर रही है। एफिशिएंसी ऑफ ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर व्हेन रनिंग एट 1350 rpm। तो अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी जब अपन बात करते हैं तो मैंने बताया था मैं इसको 1 माइनस एस में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो स्लिप मुझे यहाँ निकालनी है तो मैं अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी यहाँ पे प्राप्त कर पाऊँगा। तो स्लिप निकालने के लिए अपन क्या करें दोस्तों, तो स्लिप निकालने के लिए मुझे एन एस और एन आर चाहिए होगा, क्योंकि होती है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, तो एन एस तो कितना है 50 हर्ट्ज और 4 पोल तो 1500 आरपीएम आ जाएगा। इन दोनों से मैं एन एस निकालूंगा ना 120 एफ अपॉन पी करके, तो ये तो कितना आ जाएगा 1500 आरपीएम। ठीक है, एफ और पी चाहिए मुझे एन एस निकालने के लिए, तो ये तो आ जाएगा 1500 आरपीएम माइनस ये कितना दे रखा है 1350 डिवाइड बाय 1500। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.1, और जब आप यहाँ 1 माइनस 0.1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0.9, और यदि मैं इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा 90%। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी 90% आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो 1 माइनस एस आप ध्यान रखें, स्लिप आपको दे रखी है, एफिशिएंसी पूछे 1 माइनस एस से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ सकते हैं। इन ए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द आउटर केज वाइंडिंग हैज। ठीक है, तो मैंने बताया था जब डबल नेक्स्ट हम देखें इन ए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इन ए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर a double squirrel cage induction motor the outer cage winding has आउटर केज वाइंडिंग में क्या होगा, सिंगल केज में अपना डिफरेंस पढ़े थे। ये डबल केज में जो आउटर केज जो होता है, ठीक है, वो अपन स्टार्टिंग पर्पज के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हाई टॉर्क क्रिएट कराने के लिए अपन डबल केज अपन आउटर केज लगाते हैं, और हाई टॉर्क यदि मुझे चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस मुझे क्या रखना होगा, हाई रेजिस्टेंस मुझे रखना होगा, इसलिए हाई रेजिस्टेंस ही मैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क में प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर आपका होगा। ये जो आउटर केज है उसका हाई रेजिस्टेंस अपन रखते हैं, और इंडक्टेंस की बात करूँ तो लो इंडक्टेंस इसका रखते हैं, जबकि इनर केज का रेजिस्टेंस लो एंड इंडक्टेंस हाई
हाई अपन रखें क्योंकि वो रनिंग में काम में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला फॉर द सेम नेक्स्ट है हमारा फॉर सैम केवीए रेटिंग दी लीकेज फ्लक्स ऑफ इंडक्शन मोटर दैट ऑफ ट्रांसफार्मर। एक तरफ सैम केवीए का इंडक्शन मोटर है, फॉर दी सैम केवीए रेटिंग द लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर दी लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर दैट ऑफ ट्रांसफार्मर तो यहाँ पर हम देखें सेम केवीए रेटिंग के लिए लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर में वो ट्रांसफार्मर कंपैरिजन में क्या होता है? फ्लक्स इन द इंडक्शन मोटर विच क्या होगा, ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में, मोर देन दैट ऑफ ट्रांसफार्मर। क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई एयर गैप नहीं है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या लगा हुआ है, आपकी आयरन की कोर लगी हुई है, जिससे आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो कम हो जाता है और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स या जो लिंकेज फ्लक्स है वो बढ़ जाता है। जबकि इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर और स्टेटर के बीच में आपको क्या है, केवल एयर गैप आपको दिया हुआ है, और चूंकि एयर का रिलक्टेंस आपका ज़्यादा होता है तो उस वजह से जो लीकेज फ्लक्स है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट इंडक्शन मोटर के अंदर वो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। 30 to 50% आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पे होती है। तो वो क्या होती है, इसीलिए होती है लीकेज फ्लक्स से क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, मोर देन दैट ऑफ ट्रांसफार्मर, बिकॉज यहाँ पे कोई कोर आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज सप्लाई। ए 3 फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज सप्लाई The voltage induced in rotor wire is 4 volt. The voltage induced in the rotor wire at 300 rpm यानी रोटर वायर में 300 rpm पर कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। जबकि रोटर वायर का यहाँ पर हम देखें, इस 3 पोल फेज 6 पोल इंडक्शन मोटर कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज सप्लाई, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रोटर वायर इज 4 volt. Voltage induced in the rotor wire is 4 volt when the rotor is at stand still. जब रोटर स्टैंड स्टिल पर होगा, तो 4 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन रोटर वायर एट 300 rpm पर हमें निकालना है। कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज सप्लाई, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रोटर बार इज 4 volt when the rotor is at standstill, the voltage induced in the rotor bar is 300 rpm। ठीक है, तो ये मैंने बताया था दोस्तों, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है रनिंग कंडीशन में यदि मुझे निकालना है वो किसके बराबर होता है, स्लिप इनटू ई एट स्टैंड स्टिल। तो स्टैंड स्टिल वाला जो ईएमएफ है उसको स्लिप से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रनिंग कंडीशन में ईएमएफ आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्लिप निकाल दो, यहाँ स्लिप क्या आएगी 120f/p, सॉरी ns माइनस nr/ns, और ns आपको यहाँ निकालना पड़ेगा 120f/60/p कितना है 6, ये कितनी आ जाएगी 1200, या वैल्यू कर दो 1200 माइनस 300, nr 1200 300 देखा है ना मुझे, ये हो जाएगा 900/12 3/4। ठीक है, ये आ गई स्लिप। अब ई रनिंग क्या होगा, 3/4 इंटू ई स्टैंड स्टिल। ई स्टैंड स्टिल क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा
मुझे रनिंग कंडीशन में जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो क्या आएगा, 3 वोल्ट आपका प्राप्त होगा। तो ए आंसर आपका यहाँ राइट आंसर प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखें, रनिंग कंडीशन में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके बराबर होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ इनटू स्लिप आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। जिस स्पीड पे मुझे ईएमएफ निकालना है उसी स्पीड पे मैं स्लिप कैलकुलेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, कैन बी ग्रेटर 1 - s, नहीं 1 - s के बराबर होती है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 - s, ये भी नहीं, टाटा सफिशिएंट, नन ऑफ दी अबव, ये ऑप्शन। efficiency of induction motor, the efficiency of induction motor, इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 - s। यहाँ पे मैं राइट आंसर करूँगा क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो 1 - s के बराबर अपन देते हैं, ऐसे यहाँ पर स्लिप स्लिप है। अपन बोलते हैं। तो ये शुरू के 3 ऑप्शन गलत हैं, तो बेस्ट आंसर जो होगा वो नन ऑफ दी अबव आपका आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज 6 पोल 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट in a 6 pole 50 hertz, the frequency of rotor current in a 6 pole 50 hertz, the frequency of rotor current in a 6 pole 50 hertz, the 3-phase induction motor running at 950 rpm, 3-phase induction motor running at 950 rpm, The frequency of rotor current in a 6 pole 50 hertz 3 phase induction motor running at 950 rpm। तो फ्रीक्वेंसी पूछी है रोटर करंट की, तो एफ आर जो रोटर की फ्रीक्वेंसी वो होती है जो क्या होती है, स्लिप टाइम ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी। स्लिप आप निकालो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस से और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 50 से। ठीक है, 50 से रखेंगे मुझे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, स्टेटर एन एस कितना है 1000 आ जाएगा ये। ठीक है, एन एस में 120 एफ अपॉन पी करूँगा, पी कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ लिख दो 1000 माइनस कितना दे रखा है 950 डिवाइड बाय 1000 इंटू 50। तो ये 50.05 इंटू 50 करोगे तो 2.5 हर्ट्ज आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर आपका राइट आंसर। जो रोटर फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, स्लिप टाइम ऑफ स्टेटर फ्रिक्वेंसी। स्लिप कैलकुलेट की और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 हर्ट्ज आपकी रोटर, तो बहुत कम प्राप्त होती है, मैंने बताया था। इसीलिए अपन रोटर के जो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट लॉसेस है उनको नेगलेक्ट मानते हैं, मतलब जो आयरन लॉसेस है रोटर की वो अपन नेगलेक्ट इसीलिए मानते हैं क्योंकि रनिंग कंडीशन में इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। जो अपने the rotor slot are slightly skewed in the squirrel cage induction motor, टू। अब इनको क्यों स्क्यूड किया जाता है रोटर स्लॉट को, स्क्वीइंग की थी रोटर स्लॉट्स की। ठीक है, तो ये क्या नोइज और वाइब्रेशन को क्या करती है, कम करती है। दूसरा, इससे क्या है जो लेंथ बढ़ जाती है उसकी, जो बार है जो एल्यूमिनियम बार आनी है, एक तो मैं इसको पैरेलल लूँ शाफ्ट एक्सेस के और उसको थोड़ा टेढ़ा या घुमा के लूँ, थोड़ा टिल्ट करके लूँ, तो उससे लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने से क्या होगा, आपकी जो रोटर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा और टॉर्क मुझे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एंड स्टार्टिंग करंट। तो इससे क्या क्या होगा, यहाँ पर हम देखें, रिड्यूस
starting torque and starting current. Starting current. मैं क्या करूँगा, तो ऑल ऑफ दी आंसर. Reduce motor noise and vibration. तो यहाँ पर होगा reduce motor noise and vibration. और तीसरा क्या करेंगे, increase rotor resistance due to increased length of rotor bar. Increased rotor resistance due to increased length of rotor bar. Due to increased length of rotor bar. Rotor bar. सर आपकी सही आ जाएगी. ठीक है, मोटर नॉइज वाइब्रेशन कम कर रही है, स्टार्टिंग करंट को कम कर रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया और रोटर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज है. तो ऑल ऑफ दी अब ये आपके यहाँ पे आंसर प्राप्त हो. ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन. इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर. तो यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन है, इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर, 3-फेज induction motor, the mechanical power developed in term of air gap. The mechanical power developed in term of air gap. Developed in term of air gap. Mechanical power developed in term of air gap power. तो वो क्या होगी? द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ एयर गैप. ठीक है, एयर गैप की टर्म में जो मैकेनिकल पावर मैंने बताई थी, पी नॉट क्या होता है, 1 - s इंटू पी जी. तो डी आंसर आपका राइट आंसर आता है 1 - s इंटू पी जी. पी जी को पी ए जी लिखा है एयर गैप, ये सिंपल आप पी जी भी इसको लिख सकते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ सकते हैं अपन. बस ये यहीं पे आपका समाप्त हुआ. ठीक है, ये क्वेश्चन जो थे अपन ने यहाँ सॉल्व किए 3-फेज इंडक्शन मोटर के. नेक्स्ट